लंबी आयु। साथ ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज मेरे निवेदन पर चांदपुर से बास्टा वाली रोड बनाने के लिए कह दिया है। कहा है नहीं जी संसदीय कार्य मंत्री, हाँ भरी कि नहीं? और आपने भी हाँ भरी अध्यक्ष महोदय। अगर आप उठाना जाए और मैं कहूंगा जय, कह दो आप भी जय है। चांदपुर से बास्टा वाली सड़क के लिए कह दो माननीय संसदीय से अनुपूरक। मान्यवर महोदय, आपने विधानसभा उत्तर प्रदेश में आर्य समाज के संस्थापक पूज्य गुरुवर वेदोद्धारक महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती का चित्र लगा करके जो ऐतिहासिक और साहसिक कार्य को अंजाम दिया है, इस कार्य को करके आप महाना से महान बन गए हो। लेकिन समय बढ़ेगा नहीं। बधाई देता हूं। समय बढ़ेगा नहीं, उतने में ही पूछना है। आपने मेरे से नहीं पूछा कि त्रिवेणी में डुबकी आपने भी लगाई कि नहीं? नहीं, मैं चाहता हूं कि जितनी बार मैं लगाऊं आप मेरे साथ चलो। गंगा मैया ने मना कर दिया कि आप आर्य समाजी हो, आप नहीं आओगे यहाँ पर के। चलिए पूछिए प्रश्न। आज मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री जी से ऐसा प्रश्न पूछा है। स्वामी जी अनुपूरक पूछिए प्लीज। जी बस 1 मिनट में पूछ दूंगा जी। जो माननीय सदन में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों के विधानसभा क्षेत्रों की भी यही समस्या है। यह समस्या उत्तर प्रदेश की नहीं ही अपितु पूरे देश की समस्या है। अन्नदाता किसान का बेटा धरती माँ का सीना चीरकर गेहूं पैदा, अन्न धान पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, सारे देश को खिलाने का काम करता है, लेकिन वहां पर बिजली 8 से 10 घंटे ही दी जाती है, और वो भी कभी 1 घंटा चल गई, कभी 2 घंटा चल गई। इसलिए किसान बहुत बुरी तरह से परेशान है। बिजली आती नहीं तो कैसे गन्ना उगाएगा वो, कैसे अपनी बेटी की शादी करेगा? तो माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है कि क्या ऊर्जा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मेरे क्षेत्र में जो 4 प्रस्तावित बिजली घर हैं, जिनके लिए आपने भी सदन में कहा था स्वामी जी आपके बिजली घर बनवाएंगे। नंबर 1 बास्टा रोड चांदपुर शहर, नंबर 2 त्रिपुरी बिजली घर बास्टा के पास, नंबर 3 मनोटा व जलीलपुर ब्लॉक, नूरपुर ब्लॉक, शादीपुर मिलक, नूरपुर ब्लॉक को बनवाने पर विचार करेंगे? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? एक शेर में इसी उसमें कहना चाहता हूं माननीय अरे शेर को छोड़िए। मंत्री जी के लिए जो उलझ कर रह गए हैं फाइलों के जाल में, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय मुझे ये तो बता दीजिए हमारे चारों बिजली घर कब आएंगे मैदान में? मान्यवर महोदय, मीटर खराब होने के कारण बिजली के बिल 500 से 5000 रुपए हो जाते। उपभोक्ता उसको ठीक करवाने में दफ्तरों के चक्कर लगाता रहता है, ठीक नहीं हो पाते हैं, लेकिन जेई जाकर के उनके कनेक्शन काट देता है। बाकी सब लोगों पर कृपा तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी खराब मीटर होने के कारण बिल ठीक होने तक उपभोक्ता का कनेक्शन काटने पर पाबंदी लगाने का आदेश पारित करने का काम करेंगे? यदि नहीं तो क्यों नहीं? चलिए धन्यवाद। एक प्रश्न साथ में, एक प्रश्न हो रहा है जी। अब हो गया, अब आपका भाषण हो गया। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को नहीं, अब स्वामी जी का माइक बंद करें, मोना जी का शुरू करें। मोना जी प्लीज। 5 मिनट हो गए, 5 मिनट से ज्यादा मैं किसी को भी अभी माननीय अध्यक्ष जी, अभी दिलवाते। उत्तर प्रदेश में बिजली की जो समस्या खासकर लाइन लॉस को लेकर के हो रही है, जो फॉल्ट की वजह से ट्रिप हो रही है और ओवरलोडिंग की वजह से उपभोक्ता इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है। आज की तारीख की अगर बात करें तो मौजूदा समय में बिजली की मांग 20,000 मेगावाट तक पहुंच गई वर्तमान में। पिछले वर्ष जून में अधिकतम मांग लगभग 18,000 मेगावाट तक पहुंची थी, और इस वर्ष अनुमानित है
कि ग्रीष्म काल में ये मांग 32 से 33 हज़ार मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में जो जितनी आप ये हम बना रहे अलग अलग संसाधनों से बिजली जो आप हो रही है, वो 28,000 मेगावाट से ज़्यादा विद्युत आपूर्ति का इंतजाम सरकार के पास वर्तमान में नहीं है। प्रदेश में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया इसके पहले के प्रश्न में कि लगातार जो नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं, लाइन बढ़ाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है, पर लगभग 3.45 करोड़ बिजली धारक उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में हैं, जिसमें से 15 लाख किसान और लगभग 1.5 लाख उपभोक्ता ग्रामीण 1.50 लाख उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र के। पर सबसे बड़ी समस्या माननीय अध्यक्ष जी ये है कि आज अगर जो मैंने प्रश्न किया तो उसके जवाब में अगर माननीय मंत्री जी देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि 5 नए 3311 केवी विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना की गई। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है और पिछले वित्तीय वर्ष में अगर केवल 5 3311 के उपकेंद्र बनाए जाएंगे, तो अगर इस दर से एक्सपेंशन चलेगा तो क्या बिजली विभाग निर्विघ्न और बिजली उपभोक्ताओं को दे पाएगा? और मैं उसके पीछे की वजह बताऊं माननीय मंत्री जी की, हो सकता है मैं मानती हूँ कि काम अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं धन का अभाव भी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि पिछले 10 महीने में जो पिछला वित्तीय वर्ष था, उस वित्तीय वर्ष में केवल 65% बजट बिजली का निर्गत हो पाया। पिछला बजट था 66,190 करोड़ और उसमें मात्र 48,263 करोड़ ही जारी हो पाया। मतलब जो बजट था भी वो भी पूरी तरह से बिजली विभाग को नहीं मिला। ऐसी दशा में मैं समझ सकती हूँ कि कैसे विस्तार हो पाएगा, नए बिजली पावर प्लांट कैसे बन पाएंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से केवल 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, जिस तरह से विस्तार की बात हो रही है, उसकी पूर्ति के लिए क्या सरकार नए विद्युत पावर प्लांट की स्थापना करने की सरकार की कोई स्कीम है? सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है। एक सवाल ये। दूसरा, जो बिजली कटौती हो रही, जो लाइन लॉस की वजह से, ट्रांसफार्मर्स की कमी की वजह से, अपग्रेडेशन की कमी की वजह से, इसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है? क्या उस व्यवस्था को सरकार पूर्ण करा पाएगी ताकि निर्विघ्न बिजली उपभोक्ताओं को मिल सके? श्री महबूब अली। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। विद्युत जो जनता के यानी कि देश के हर व्यक्ति से जुड़ा विभाग है, लेकिन अफसोस की बात है मंत्री जी खड़े होते हैं, जवाब कैसा देते हैं पूरा सदन जानता है। उत्तर प्रदेश में पिछले वक्तों में 2024-25 में 16,26,132 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ था। लगातार मांग दुगनी बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा। आपने इस बार भी लक्ष्य रखा है 4,51,746 का मिलियन यूनिट का लक्ष्य रखा है, लेकिन कम से कम 10 लाख मिलियन बिजली की आपको ज़रूरत है। उपभोक्ता लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 1 साल की बात कर लें तो मेरे ख्याल से लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तिगुना उपभोक्ता बढ़ा है, यानी कि जितना उपभोक्ता उसका बढ़ना चाहिए था उसकी कैपेसिटी के हिसाब से तिगुना बढ़ा है। मैं इतना ही कहूँगा कि विद्युत की मांग को ध्यान में रखते हुए कागज पर नहीं, ये बबूल वबूल की बात नहीं करके अगर सीधा जवाब दे मंत्री जी तो अच्छा लगता है। क्योंकि अगर ये देख लिया जाए कि मैं और लंबी बात नहीं करके अगर अमरोहा की बात कर लूँ
तो 4 यूनिट हैं, 40,000 नए कनेक्शन बढ़ गए हैं 1 साल के अंदर। अगर मांग के हिसाब से देख लिया जाए तो कैपेसिटी 20% बढ़ी, विद्युत की व्यवस्था 20% हुई, 80% को कैसे बिजली दे पाएंगे, ये समझ से परे की बात है। इसलिए ज़मीन पर इस पर विचार करना चाहिए। सीधा सवाल है हमारा, लंबा भाषण कोई नहीं, कि विद्युत की बढ़ती मांग को देखते हुए ग्रीष्मकाल सामने है और मांग को देखते हुए उपभोक्ता के कनेक्शन की मांग को ध्यान में रखते हुए आप गंभीर होकर, ना कि प्राइवेटेशन करने के, गंभीर होकर इस पर उपभोक्ता को बिजली देने का काम करेंगे। जितनी मांग है उसकी मांग के अनुरूप इसमें स्पष्ट सा जवाब दे दे तो अच्छा है। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यगण ने जो चिंता बताई है महत्वपूर्ण है। पहले मैं स्वामी जी की बात का उत्तर दे देता हूँ। स्वामी जी की चिंता थी कि उनके ज़िले में, उनके विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। आपके ज़िले का भी है मेरे पास, लेकिन मैं खाली आपकी विधानसभा का ही पढ़ रहा हूँ। 33 केवी उपकेंद्र की 2 जगहों पर क्षमता वृद्धि की गई। नए वितरण परिवर्तक 94 लगाए गए। क्षमता वृद्धि 121 में की गई। 11 केवी लाइन के निर्माण या विभक्तीकरण का काम किलोमीटर में 250 किलोमीटर का किया गया। क्षतिग्रस्त परिवर्तक जो बदले गए उनकी संख्या है 1803। माननीय अध्यक्ष जी, जर्जर तारों को एबी केबल से बदलने का काम जो है 315 किलोमीटर किया गया। तो ये माननीय सदस्य जिन्होंने प्रश्न पूछा था उनके प्रश्न का जवाब है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को बिजली की दिक्कत आती है। अब महबूब अली जी कहेंगे कि आप पीछे की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन कहना पड़ेगा क्योंकि किसान तो उतने ही लगभग है राज्य में। आपके समय कम कनेक्शन दिए गए थे, हमारे समय ज़्यादा कनेक्शन दिए गए। हमने बिजली मुफ्त कर दिया है। आपके समय में माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय में किसानों के कुल कनेक्शन जो थे वो 10,65,000 थे और आज हमारे समय लगभग 15 लाख हो गए, बढ़कर 5 लाख बढ़े हैं। दूसरी बात, आपको ये भी मालूम है कि इस समय हम पिछले 2 साल से किसानों को मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, जिसको आप मानते ही नहीं थे कि सरकार कभी मुफ्त में बिजली दे सकती है। अब रही बात माननीय अध्यक्ष जी आधारभूत संरचना की, मैं उत्पादन पे भी आऊँगा। आधारभूत संरचना की जो बात माननीय सदस्य ने कहा है कि खाली 5 लगाए हैं तो कैसे काम चलेगा, 5 का आंकड़ा कम लगता है, लेकिन प्रश्न के लिखित जवाब में 5 लिखा हुआ है। वास्तव में 80 पर काम हो रहा है, 5 काम पूर्ण हुए। तो 80 के 80 जो है उसमें से माननीय सदस्य जी के क्षेत्र और ज़िले में भी जरूर हम देखेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी आपके ज़िले का भी हो जाए। रही बात ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मैं आपको बता दूं कि नए 33 केवी के उपकेंद्र बनाने का काम, जैसा मैंने कहा, 80 पे प्रस्ताव है, काम चल रहा है, उसमें से 5 पूरे हुए हैं। नई 33 केवी लाइन और नई बे के निर्माण का काम 796 में हो रहा है, उसमें से पूर्ण हुए हैं 469। 33 केवी के लाइनों के सुदृढ़ीकरण का काम 1096 में हुआ है। 33/11 केवी उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि का काम 1600 जगहों पे पूर्ण हुआ है। 11 केवी फीडर के विभक्तीकरण बाइफर्केशन का काम जो है वो 1547 जगह पूरा हुआ है, 2847 जगह चल रहा है। नए वितरण परिवर्तक स्थापना का काम 21,887 जगह पे चल रहा है, 12,328 जगह पे पूरा हो गया है। क्षमता वृद्धि 83,600 से ज़्यादा क्षमता वृद्धि का काम परिवर्तकों का चल रहा है, जिसमें से 53,000 में पूरा हुआ है। एलटी लाइनों और प्रोटेक्शन से संबंधित काम 20,139 जगह पे चल रहा है, जिसमें से 17,900 जगह पूरा हुआ है। जर्जर एबी केबल को बदलने का, नए कंडक्टर लगाने का 1,51,000 किलोमीटर का काम चल रहा है, जिसमें से
1,34,000 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है माननीय अध्यक्ष जी। और जर्जर 33 केवी एवं 11 केवी लाइन के रिकंडक्टरिंग का काम 53,900 लगभग 54,000 किलोमीटर में चल रहा है, जिसमें से 43,000 का काम पूरा हुआ है। कृषि पोषकों के पृथक्करण का काम किसानों को बेहतर बिजली देने के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण काम है, जो पिछले 2 सालों में 1800 लगभग 1900 जगहों पे किया जा रहा है। बाकी लगभग अब पूरा हम लोग उसको कर लेंगे। 1657 जगह पे इसको हम लोगों ने पिछले 2 सालों में पूरा किया। इस प्रकार बहुत ही भगीरथ प्रयास, भगीरथ कार्य जो है इस बिजली की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का माननीय अध्यक्ष जी हम लोग कर रहे हैं, और उसका सुखद परिणाम बिजली की निर्बाध निरंतर आपूर्ति के रूप में और से हम सबको मिलेगा। एक और चिंता की गई कि बिजली की मांग बढ़ रही है, कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है, कंज्यूमर की संख्या बढ़ रही है, ये बातें एकदम सही है बात। और उसके दृष्टिगत हम लोग नए पावर प्लांट लगाने का, उसमें आपको मालूम है कि मिर्जापुर का हम लोगों ने निविदा किया हुआ है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। उसी तरह से हम लोग जो है सोलर, हाइड्रो, हर प्रकार के और थर्मल, हर प्रकार की नई क्षमता जहाँ जहाँ बनी है, जहाँ जहाँ से स्कोप मिल रहा है, वहाँ से हम लोग नई क्षमता कॉन्ट्रैक्ट करने का, नई क्षमता खरीदने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा प्रयास माननीय अध्यक्ष जी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हो रहा है, जो शायद अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों और साल में दिखेगा। उसमें ये कि लगभग 8,000 मेगावाट की हमारी सौर ऊर्जा की विशेष रूप से बुंदेलखंड में हमारी क्षमता जो है लगभग तैयार होने की पाइपलाइन में है। उसी प्रकार पीएसपी जो पंप स्टोरेज करके हम लोग सौर ऊर्जा को संचित करके पंप स्टोरेज में, और ये उतना ही सटीक, उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही सही तरीका है जितना कि एक नया पावर प्लांट लगाना। और पीएसपी की लगभग हम लोग 10 से 12,000 मेगावाट की क्षमता को लगा करके उसको बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपने पिछली साल भी देखा कि आपके समय जो सप्लाई, जो पीक डिमांड आपकी 12,000, 13,000, 14,000 हुआ करती थी, उसके सामने हमने पिछली गर्मी में 30,618 मेगावाट की पीक डिमांड मीट करके दिया है हमने जनता को। और देश में तब उत्तर प्रदेश के इतिहास में तो सबसे ज़्यादा दिया ही था, पूरे देश के इतिहास में भी सबसे ज़्यादा पावर सप्लाई करने वाला अगर कोई राज्य था पिछली गर्मी में तो उत्तर प्रदेश था। और इस बार भी हम शायद अगर जनता की डिमांड बढ़ेगी तो उससे भी ज़्यादा पावर देने के लिए हमारे पास पूरा व्यवस्था है। हमने पूरी उसकी प्लानिंग की हुई है, पूरी खरीदने से लेकर के अपने पावर प्लांटों को ज़्यादा पीएलएफ पे चलाने का, आरी पावर उपयोग करने का। एक बात मैं इसमें और जरूर जोड़ना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि इस समय पीएम सूर्य घर योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है। और उसमें आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा में अभी तक कहीं नहीं था, लेकिन इसमें सौर ऊर्जा के उत्पादन में और पीएम सूर्य घर में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसका भी अच्छा परिणाम राज्य की जनता को मिलेगा। सौर ऊर्जा पीएम सूर्य घर में आपकी जानकारी के लिए रजिस्ट्रेशन के मामले में हम देश में नंबर 1 हो चुके हैं, और लगाने के मामले में भी जो इंस्टॉलेशन है उसमें भी गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़कर हम बहुत पीछे थे, बहुत नीचे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे आ गया है। तो इसी तरह से बायो सीएनजी में हम पहले नंबर पे आ गए हैं। सौर ऊर्जा का संयंत्र स्थापित करने में, प्लांट बनाने में, उनके पार्क बनाने में भी हम बहुत आगे निकल चुके हैं। तो आपको मैं और सदन को और राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि बिजली की जितनी भी डिमांड आएगी उसको पूरी करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगला श्री आशु मलिक आ गया। घोषणा की थी उसका क्या विचार करेंगे जी? अगर कोई घोषणा करी थी तो उसका होगा नहीं, उसका जवाब तो दे दें माननीय मंत्री। अरे घोषणा करी थी तो माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हो आप, जय मेरी आपने बात अगर को कोई मानते घोषणा हो। करी थी माननीय मंत्री जी, एक एक सेकंड, अगर कोई घोषणा करी थी तो उसको दिखवा लीजिए। श्री आशु मलिक बोल तो दिया, अरे बैठ के बोल दिया। खड़े तो ये नहीं, खड़े होकर बोले माननीय मंत्री जी। अरे बोल दिया मंत्री जी खड़े होकर के बोल दिया, 4 बिजली खड़ा आपने घोषणा बोल दिया खड़े होकर बोल दिया। संतों महंतों का आदेश शिरोधार्य है। मैं हो गया। सेवा करूंगा। लेकिन जय श्री राम नहीं बुलवा पाएंगे मंत्री जी। हूँ कि आपने अति महत्वपूर्ण
प्रश्न पर मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न पूछा था, माननीय मंत्री जी द्वारा जो उसका जवाब आया है वो मेरे प्रश्न के बिल्कुल विपरीत और भ्रामक है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान नगर निगम सहारनपुर की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां 32 गांव और आउटर की कॉलोनियां सीमा विस्तार में सम्मिलित की गई थी। वहां पर ना तो सड़कें हैं, ना पेयजल की कोई व्यवस्था है और ना ही पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या माननीय अध्यक्ष जी वहां पर है, जिसमें जो आउटर के 32 गांव और कॉलोनियां थी, जिनमें रसूलपुर, रमजानपुरा, एकता कॉलोनी, गणपति कॉलोनी, दानिश कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, विश्वास नगर, कैलाश विहार, काजीपुरा, इनाम कॉलोनी आदि हैं। और कई बार मैंने माननीय मंत्री जी को भी पत्र दिया, कई नियमों के अंतर्गत सदन को भी अवगत कराया। और जब माननीय अध्यक्ष जी, वहां की स्थिति ये है कि जो 32 गांव और ये कॉलोनियां नगर निगम में शामिल की गई थी, जिनमें मेरा भी नगर निगम का आधा क्षेत्र आता है, 2 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के भी हैं जिनका वो आता है। वहां के लोग इतना परेशान है, उनकी हालत इतनी दयनीय है कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते। जहां रमजानपुरा में प्राइमरी स्कूल है, कुछ सड़क तो हमने अपनी निधि से बना दी थी, लेकिन आगे की जो सड़क है घुटनों तक पानी वहां रहता है। बार बार नगर निगम से बुलाया जाता है मशीनों को पानी निकलवाने के लिए। वहां के लोग इतना परेशान हैं। जब 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक करने के लिए सहारनपुर आए थे, मैं उस बैठक में मौजूद था। मैंने उनके सामने ये समस्या रखी थी और मुझे जो जानकारी है, मुख्यमंत्री जी की घोषणा में भी इसको शामिल किया था और मैं कई बार माननीय मंत्री जी से पर्सनल मिलकर भी इस समस्या से अवगत कराया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पिछले 1 वर्ष से जो वहां विकास कार्य थोड़े बहुत हो रहे थे, उन 32 गांवों को जिनको शामिल किया गया था, जो ग्राम पंचायत का अस्तित्व खत्म करके जो ग्राम निधि आती थी, वहां का जो स्टाफ था उसको खत्म करके वहां पर नगर निगम का ये हुआ था, उसमें वहां पर नगर निगम से ये आदेश जारी किया गया कि ये आउटर की जो कॉलोनियां हैं ये अवैध कॉलोनियां हैं, उनमें कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जाएगा। 1 साल से वहां पर ना कोई सफाई है, वहां तरह तरह की बीमारियों ने जन्म ले लिया। लोगों को हेपेटाइटिस सी, कैंसर और लीवर जैसी गंभीर बीमारियां हो गई हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि नगर निगम सहारनपुर के जो 32 गांव हैं और आउटर की कॉलोनियां हैं, उनमें पेयजल आपूर्ति, बदहाल सड़कें, जल निकासी और सफाई के लिए क्या कोई स्पेशल पैकेज देंगे? क्योंकि कई बार नगर निगम द्वारा यहां पर बना करके एस्टीमेट भेजा गया और स्पेशल पैकेज की मांग की गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा में अगर शामिल है तो उस घोषणा को कब तक आप पूरा करा देंगे? दूसरा, जो सम्मिलित 32 गांव हैं, जो नगर निगम द्वारा आदेश दिया गया, अवैध कॉलोनी उनको बता दिया गया, वो गांव कैसे अवैध हो जाएंगे? और उन आउटर की कॉलोनियां जिनको शामिल किया गया नगर निगम के में सीमा विस्तार के लिए, वो कैसे अवैध हो जाएंगे? तो उनका संज्ञान आप लेंगे? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं। और गलत जानकारी, जितनी भी माननीय मंत्री जी द्वारा जो जानकारी आई है वो गलत है और भ्रामक है। गलत जानकारी देने के लिए क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर एक भी काम नहीं हुआ है। चलिए, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि माननीय सदस्य का प्रश्न जो है, मैं निवेदन करूंगा कि वो स्वयं एक बार फिर से पढ़ लें। प्रश्न में कहीं भी सहारनपुर के 32 गांवों का उल्लेख नहीं है माननीय अध्यक्ष।
जो प्रश्न पूछा गया है उसी का जवाब दिया गया है। इसलिए ये कहना कि ये प्रश्न गलत है, जवाब गलत है या भ्रामक है, एकदम अनुचित है। मैं चाहूँगा कि इसको उसी दृष्टि से देख लिया जाए। रही बात सीमा विस्तार की, रही बात सीमा विस्तार की, हमने लिखा है, अब जवाब हम बता रहे हैं लगा है तो उसको कि माननीय सदस्य ने जो सहारनपुर की उसमें भी विशेष रूप से 32 गांवों की जो बात किया, मैं इतनी बार इनसे चर्चा हुई है कि मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें ज़बानी याद हो गई है माननीय अध्यक्ष। तो इनका जो सहारनपुर का विस्तार और उसकी जो गठन हुआ निगम का 2009 में हुआ है, और मुझे आश्चर्य ये होता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, मान सकते हैं 12 से 17 तक तो आपको ही करना था, 9 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17 आया, नहीं समय कम नहीं है, पर्याप्त है, तो आपने कर लिया होता। अब रही बात आपने पूछा है, वही मैं बोल रहा हूँ। अरे उत्तर आ जाने दो ना। आपने पूछा है कि सहारनपुर में क्या हो रहा है और पूरे राज्य में क्या हो रहा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, हमने जवाब में लिखा है कि 2017 के बाद जो विस्तारित हमारे निगम या निकाय हैं उनके लिए हमने एक डेडिकेटेड, माननीय अध्यक्ष जी, एक योजना बनाई हुई है, माननीय मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। वो बना करके हमने सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ के काम अनेक निगमों में, अनेक निकायों में हम लोग कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 22-23 में जो कुल निर्गत राशि थी 483 करोड़ रुपया इस योजना के तहत विस्तारित, उच्चीकृत या नवसृजित निकायों में हम लोगों ने दिए हैं। 23-24 में माननीय अध्यक्ष जी 497 करोड़ दिए गए हैं, और इस वर्ष जो है 24-25 में 1138 करोड़ दिए गए हैं। कुल मिलाकर के 22 से 25, जब से योजना शुरू हो गई, पिछले 3 वर्षों की हम बात करें तो ऐसे नव विस्तारित, उच्चीकृत या नवरचित हमारे नगर निकायों में कुल लगभग 1500 करोड़ रुपए की योजनाएं हम लोग जो है अमल में ला चुके हैं। रही बात माननीय सदस्य के 32 गांवों की, इनकी चिंता स्वाभाविक है, मैं उसका सम्मान भी करता हूं, उनके क्षेत्र में है तो, लेकिन बहुत सारे काम मैं अब पढ़ने जाऊंगा तो बहुत विलंब होगा, लेकिन बहुत सारे काम इन 32 गांवों के उदाहरण के रूप में बता दिया ना, आपके गांव ले रहे हैं। उदाहरण के रूप में 32 गांवों में माननीय अध्यक्ष जी 13,384 प्रकाश बिंदु स्थापित हैं। पेयजल आपूर्ति के लिए 30 और 12.5 क्षमता के कुल 84 नलकूप अधिष्ठापित किए गए हैं, और उसमें जो है 823 हैंडपंप स्थापित किए गए हैं, जिसपे 13 करोड़ से ज्यादा रुपए का खर्चा। क्यों सुन तो लीजिए, आपके यहाँ की जनता भी सुन रही होगी तो अच्छा रहेगा, आपने इतना काम करवाया है। उसी प्रकार अमृत 2 योजना के तहत संपूर्ण क्षेत्र में निर्बाध पेयजल आपूर्ति हेतु लाइन 66.10 किलोमीटर की भूमिगत पाइपलाइन डाली गई है, 9 ओवरहेड टैंक बनाए गए हैं, 20 नए नलकूप बनाए गए हैं। सड़क व जल निकासी के उचित व्यवस्था के लिए पिछले कुछ ही वर्षों में 93 करोड़ रुपए की लागत से 863 निर्माण कार्य पूर्ण करा दिए गए। ये आपके 32 गांव की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे आप ही ने पूछ के पंगा लिया ना, सुनो फिर पूरी बात। कार्रवाई करेंगे जो दे रहे तो। और सर दूसरा जिन योजनाओं को ये बता रहे हैं उन योजनाओं का लाभ उन 32 गांवों को नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से वो आगे कराए गए हैं, जिसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ। और साथ ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए 18 वाहन वहां दिए गए हैं। गलत कूड़ा उठाने के लिए गलत जानकारी का एक नियम है, उसमें लिख के दीजिए। सफाई श्रमिक वहां तैनात हैं और संपूर्ण व्यवस्था जो है वो हो रही है। फिर भी मैं अध्यक्ष जी, विनम्रता के साथ माननीय अध्यक्ष जी को अगर कोई सुझाव होगा, कोई होगा तो उसको हम लोग आगे आश्वासन हो गया। और क्या दिए टैक्स दे रहे हैं उसको जरूर दिखा लें। वो उन योजनाओं का लाभ जो बता रहे उस क्षेत्र को नहीं मिल रहा है, जानकारी बिल्कुल गलत है। क्रिया का विषय है तो
अवैध होता है। उसमें फिर भी जन सेवा के लिए हम लोग अवश्य उसमें कुछ काम करते हैं, लेकिन आप सबको अवैध कॉलोनियां बसाने का प्रशय और प्रेरणा न दीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए, व्यवस्था का प्रश्न है। खड़े होके बोलो। बोलूं? ये पूछना नहीं चाहते थे। वो सवाल प्रश्नकाल समाप्त हो गया ना? अब आप पूछिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। इसमें अध्यक्ष जी कहीं कोई दो राय नहीं है कि इस बार जो आपने विधानसभा के अंदर परिवर्तन किए हैं उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान के अलावा भी दुनिया के और देश इसमें अव्यवस्था हो गई है क्या? सर, अभी मैं आ रहा हूं ना, वहीं पे आ रहा हूं। कोई इसमें दो राय नहीं है कि सब लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा को अब आदर्श मानने लगे। ऊपर सर बहुत अच्छी लग रही है। दूसरी बात यह है अध्यक्ष जी, आप सब लोग जानते हैं कुछ लोग पक्ष के होते हैं, विपक्ष के होते हैं, दो पक्ष होते हैं। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नियमावली आपकी है कि वो विपक्ष के होते हैं। अभी लोकदल हमारे साथ था, हम लोगों के साथ इलेक्शन लड़ा, अलायंस में वो लोग हुए, लेकिन अब वो सत्ता पक्ष के अंदर हैं, सत्ता के साथ शपथ लेके मंत्री हैं। और आप हमेशा जानते हैं अध्यक्ष आप जी, उनको संभाल नहीं पाए ना, इधर चलेगा। नहीं, आप ये जानते हैं अध्यक्ष जी कि जब सरकार कोई आश्वासन देती है, विपक्ष के लोगों को ही आश्वासन देती है, और एक समिति है, आपने समिति का गठन दिया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने समिति का गठन किया। आश्वासन समिति हमेशा विपक्ष के लोगों की होती है। उसका कोई लेकिन नियम हो तो पता मुझे नहीं दिखाइए। आपने कैसे अध्यक्ष जो है लोकदल का बना रखा, जो सत्ता का भी मजा ले अगर रहे हैं, विपक्ष का भी मजा ले रहे हैं। कपाल अख्तर साहब, तो कम से कम अध्यक्ष जी, उसका कहीं लिखा पढ़ी में हो तो मुझे दिखाइएगा, तो मैं उसका संज्ञान लूँ। नहीं, लिखा पढ़ी में हमें परंपरा है। अरे हमने भी तो कोई परंपरा डालनी है कि परंपराओं के ऊपर ही चलते रहेंगे। नहीं अध्यक्ष जी, आप परंपरा है ये संसदीय कार्य मंत्री। अरे जो परंपराएं लोगों ने डाली थी जी, तो कुछ हम भी डालेंगे कि नहीं डालेंगे? आप तो सारी परंपराएं तोड़ रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अमरजीत सिंह जनसेवक का 15 फरवरी 2024 को निधन हो गया। वो लगभग 69 वर्ष के थे। श्री अमरजीत सिंह जनसेवक का जन्म 12 अक्टूबर 1954 को ग्राम अदमापुर कोरसम जिला फतेहपुर में हुआ था। उन्होंने MA, M.Ed, LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अमरजीत सिंह जनसेवक वर्ष 1993 एवं वर्ष 2002 में निर्वाचन क्षेत्र बिंदकी जिला फतेहपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अमरजीत सिंह जनसेवक सुश्री मायावती मंत्रिमंडल के सदस्य तथा विधानसभा की संसदीय शोध एवं अध्ययन समिति के सदस्य रहे थे। वो विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत सेंट्रल जेल फतेहगढ़ में बंदी रहे थे। वो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय के मैनेजिंग बोर्ड के सदस्य, भारतीय विकलांग क्लब के संरक्षक तथा राष्ट्रीय विकलांग महासंघ के अध्यक्ष भी रहे। निर्बल वर्गों की सेवा करने में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अमरजीत सिंह जनसेवक के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सदस्य श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया का 23 जनवरी 2025 को निधन हो गया। वे लगभग 61 वर्ष के थे। श्री अजय प्रताप सिंह लल्ला भैया का जन्म 27 मार्च 1964 को लखनऊ में हुआ था। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण करी थी। श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया वर्ष 1989 में निर्दलीय, वर्ष 91, 93, 96 में भारतीय जनता पार्टी और वर्ष 2007 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पार्टी से निर्वाचन क्षेत्र कर्नलगंज जिला गोंडा से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया विधानसभा की पुस्तकालय समिति के सदस्य रहे थे। वे रानी सरफराज कुंवर संस्कृति महाविद्यालय गोंडा के अध्यक्ष एवं प्रबंधक तथा क्रय विक्रय समिति कर्नलगंज गोंडा के संचालक भी रहे थे। जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। राजनीतिक विषयों पर चर्चा तथा खेलकूद उनका प्रिय था। श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह
का 26 दिसंबर 2024 को लगभग 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह ग्राम में हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र, ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स ट्रिपोज तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके से डीफिल की शिक्षा ग्रहण की थी। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य रहे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1991 तत्पश्चात 1995, 2001, 2007, 2013 तथा 2019 में लगातार 6 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 21 जून 1991 से 15 मई 1996 तक केंद्र सरकार में भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। वे राज्यसभा में वर्ष 1998 से 2004 तक प्रतिपक्ष के नेता रहे। उनके दीर्घ, उत्कृष्ट तथा गरिमापूर्ण संसदीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने वाणिज्य संबंधी समिति के सभापति के रूप में कार्य किया तथा विभिन्न महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के सदस्य रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार 2 कार्यकाल के लिए भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। प्रथम बार 22 मई 2004 से 22 मई 2009 तथा दूसरी बार 22 मई 2029 से 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया। वर्ष 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार तथा 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। इसके अतिरिक्त उन्होंने वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की राष्ट्र के प्रति सेवाओं एवं योगदान के दृष्टिगत उनको भारत सरकार द्वारा 1987 में पद्म विभूषण, वर्ष 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार, वर्ष 1993 में के वर्ष में श्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए द यूरोमनी पुरस्कार तथा 1993 व 1994 में एशिया के श्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशियामनी पुरस्कार, वर्ष 1956 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को पंजाब, दिल्ली सहित विभिन्न देश के व विदेशी प्रतिष्ठान विश्वविद्यालयों के द्वारा डीलिट, डॉक्टर ऑफ लॉ सहित विभिन्न मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा वर्ष 1993 में साइप्रस में राष्ट्रमंडल प्रमुखों की बैठक और वियना में मानवाधिकार पर हुए विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह आर्थिक विचारक, अर्थशास्त्री, शिक्षक और शिक्षा शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्हें अपने कर्तव्य निष्ठा, कार्यशैली में एकेडमिक दृष्टिकोण और सरल व विनम्र व्यवहार के लिए सदैव याद रखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से भारतीय राजनीति एक अर्थ जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये सदन दिवंगत आत्मा को नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है एवं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। विधानसभा के माननीय पूर्व सदस्यगण तथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिवारों को इस गहन दुख को सहन करने के लिए शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में शोक संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिवार को पहुंचा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कुछ समय मौन रखेंगे।
ओम शांति। आज नियम 301 के अंतर्गत कुछ 63 सूचनाएं प्राप्त हुई। निम्नलिखित सम्मानित सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार हुई। डॉक्टर रागिनी, श्री ओमवेश, श्री रमेश सिंह, श्री अशरफ अली खान, डॉक्टर पल्लवी पटेल, श्री समरपाल सिंह, समरपाल जी नहीं है, श्री अतुल प्रधान, श्री जगदीश नारायण राय, श्री विवेकानंद पांडे, श्रीमती पूनम शंखवार, श्रीमती सरोज सोनकर, श्री विनोद शंकर अवस्थी, श्री पंकज पटेल, श्री राजेंद्र सिंह पटेल, श्री राजेंद्र सिंह पटेल, श्री मुकेश चौधरी, श्री वीरेंद्र यादव, मोहम्मद फ़हीम इरफान नहीं, श्री अनिल सिंह, डॉक्टर राजेश्वर, श्री लक्ष्मीराज सिंह नहीं है। 4 माननीय सदस्य। रमेश सिंह है जौनपुर, हाँ रमेश सिंह जौनपुर। एक मिनट, जो सीरियल से हैं ले लेंगे। क्या नाम है? एक नफीस अहमद की ले लीजिए, रविदास मल्होत्रा जी की ले लीजिए, एक मनोज पारस की ले लीजिए। हो गए, 3 हो गए। आप आ गए ना, आपके था ना, थी वो। रमेश सिंह आप कौन है? चलिए मिश्रा जी को कल देखेंगे। धन्यवाद। आज नियम 300 के अंतर्गत 3 सूचनाएं प्राप्त हुई। श्री मनोज पांडे जी की विधानसभा में वेतन भत्ता संबंधी ये नहीं सुनी जाएगी। श्री अनिल सिंह जी की जनपद उन्नाव में विधानसभा पूर्व शासनादेश की अनदेखी करें, ये नियम 300 में नहीं आती। श्री राकेश प्रताप सिंह, बताइए। ऐसे ही संज्ञान में ले लीजिए सर। अब जो सुनी नहीं जाएगी तो वह संज्ञान में लिया तभी तो नहीं सुनी जाएगी। संज्ञान में ना लिया होता पांडे जी, अगर संज्ञान में नहीं लिया गया होता तब कैसे निर्णय करते कि नहीं सुनी जाएगी? ठीक बात। फहीम के ले लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे 300 की नोटिस दिया था, जो राष्ट्र से भी जुड़ा है, जो संविधान से भी जुड़ा है और जो लोकतंत्र से भी जुड़ा है। कल महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद सदन उठा और सदन फिर 12:30 बजे अपनी कार्रवाई के लिए बैठा और आपकी उपस्थिति हुई। माननीय अध्यक्ष जी, ये एक व्यवस्था रही है और संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा रही है कि महामहिम राज्यपाल जी आएंगे तो जनगणमन होगा और जब सदन उठेगा और फिर सदन बैठेगा और आप पीठ पर आएंगे तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत होगा। मैं पटल की तरफ था, आप आए, राष्ट्रीय गीत शुरू हुआ और तब तक मैं गेट पे आ गया था नौ लॉबी में, और मैं वहीं खड़े होके वंदे मातरम गाने लगा। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, दुर्भाग्य है उन राजनीतिक व्यक्तियों का, और दुर्भाग्य है जो उन राजनीतिक व्यक्तियों को चुनकर इस सदन में भेजते हैं, जो ना संविधान की मर्यादा को समझते हैं, ना लोकतंत्र की व्यवस्था का सम्मान करते हैं। केवल संविधान हाथ में लेके मदारी जैसा डमरू बजा के जनता को के धोखा देने का काम करते हैं। दसियों की संख्या में इसी नौ लॉबी में माननीय विधायक गण, जब यहाँ वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था, उस समय सोफे पर बैठे रहे। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस विषय का संज्ञान लीजिए, सीसीटीवी फुटेज देखा जाए, तुम तो नहीं थे ना, तुम बैठो। मैं नाम भी बता सकता हूं, अगर अध्यक्ष जी कहेंगे तो मैं नाम लूंगा, लेकिन एक परंपरा रही है। माने अतुल जी शायद जानते नहीं हैं
कि किसी विधायक का नाम किसी विधायक के द्वारा लेना इस सदन की ना तो परंपरा है ना व्यवस्था है। मैं अध्यक्ष जी से मांग कर रहा हूं कि सीसीटीवी फुटेज है, 6 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 6 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, और ये केवल संविधान की व्यवस्था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को साकार करने की बात करने वाले लोग, संविधान को हाथ में लेके घूमने वाले लोग और लोकतंत्र की मर्यादा को बचाने वाले बात करने वाले लोग अगर ऐसा आचरण करते हैं तो इसकी जांच करा के ऐसी व्यवस्था देने की मांग करता हूं। ऐसी व्यवस्था देने की माननीय अध्यक्ष जी, सदन को व्यवस्थित किया जाए। मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूं, ऐसी अराजकता न फैलाई जाए। मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूं, ऐसी अराजकता न फैलाई जाए। आगे माननीय मंत्री जी, एक मंत्री जी खड़े, अरे मंत्री जी खड़े, आपका नाम नहीं लिया, वो मैं चेक कराऊंगा। हो गया, विषय आ गया। माननीय मंत्री जी खड़े, नहीं राकेश जी, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी खड़े, मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री खड़े, आई वोंट अलाउ यू, प्लीज बैठ। नहीं, आप बैठिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, आज नियम 300 के अंतर्गत जो सूचना आपके समक्ष आई है मान्यवर, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। जो विषय माननीय राकेश जी ने यहाँ पर उठाया है मान्यवर, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान तो बनाया और उसके साथ साथ जनगण मन राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में उसको स्वीकार दी, उसकी मान्यता प्रदान की। और ये हम सब लोगों के लिए एक नैतिक दायित्व भी है कि हम अपने देश को, अपने भारत देश के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। और इस प्रकार का जब गीत हमारे सामने हो रहा हो तो उसके साथ हमारा व्यवहार क्या हो। एक स्वाभाविक रूप से जब जनगणमन होता है मान्यवर, तो जहाँ होते हैं वहीं रुक जाते हैं, और वंदे मातरम जब होता है तो वहीं उसी प्रकार से उसको सम्मान के देने के लिए, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मान्यवर हम अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं मान्यवर। ये डिपेंड करता है कि हम किस पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारे संस्कार क्या हैं, हम कौन से राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं। ये सब कुछ हमको परंपराएं भी सिखाती हैं, माहौल भी सिखाता है मान्यवर। आखिरकार जो माननीय राकेश जी ने जो विषय उठाया वो अपने आप में बहुत गंभीर है। उन्होंने जो विषय सामने रखा है आपके, वो मान्यवर कैमरे से चेक भी किया जा सकता है कि उस वक्त कैमरे के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन लोग ऐसे थे और उनको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है मान्यवर। ये अपने आप में एक बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए मान्यवर कम है कि जो अपने राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं कर सकते, उनका क्या पृष्ठभूमि क्या है, क्या संस्कार हैं, क्या उन्होंने देखा। और मान्यवर एक राजनीतिक दल के लोग खास तौर से आजकल संविधान का प्रदर्शन बहुत करते हैं, हर जगह संविधान का प्रदर्शन करते हैं। भले उसमें संविधान न हो, खाली पैड हो, यह भी हो सकता है मान्यवर, लेकिन प्रदर्शन उसका हो रहा है। एक तरफ संविधान का प्रदर्शन लोगों के दिखाने के लिए, और दूसरी तरफ हम अंदर से क्या व्यवहार करते हैं, किस प्रकार का व्यवहार यहां पर प्रदर्शित हुआ मान्यवर, ये अपने आप में एक गंभीर बात है। और हम जरूर चाहते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित भी जरूर किया जाए, और जो भी सजा आप दें वो सरकार उसके लिए तैयार है मान्यवर। सरकार सहमति व्यक्त करेगी और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो मान्यवर, ये भी सुनिश्चित किया जाए मान्यवर। ये भी हम चाहते हैं कि आप इससे संबंध में भी निर्देश दें। मैंने श्री राकेश, नहीं ये चर्चा नहीं हो रही, नहीं ये चर्चा नहीं हो रही। मेरे व्यवस्था मुझे देनी है ना, ये चर्चा नहीं हो रही। मैंने माननीय सदस्य श्री राकेश सिंह जी को सुना, मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। ये स्वाभाविक रूप से मैं इस बात को दिखवा लूंगा, दोनों ओर दिखवा लूंगा। जो आप कहे ना वो विषय नहीं है, कोई भी माननीय सदस्य हो, किसी भी पक्ष का, अगर वो मैं इशू, देखिए बहस नहीं, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि कोई भी माननीय सदस्य, हम सब लोग, सबका ये नैतिक जिम्मेवारी है
कि हम राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। एक विषय सामने आया है, माननीय सदस्य के द्वारा सामने लाया गया है, मैं उसको दिखवा लूँगा और उन माननीय सदस्यों को अलग से भी बुलाकर मैं बातचीत करूँगा। आवश्यक होगी तो उसको बने, लेकिन हम सब लोगों को, जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, ये स्वविवेक से अपने आप इस बात की चिंतन करनी चाहिए। नहीं, कोई डिबेट नहीं हो रही। आप तो नहीं बैठे थे ना, तो यू वे नॉट देयर ना, तो फिर नहीं, थैंक यू। तो वो उसमें मैं लिखवा लूँगा और जो भी उसमें आगे की कार्रवाई होगी मैं करूँगा, उसको मैं अपनी व्यवस्था को सुरक्षित रखता हूँ। मत संख्या 4 श्री श्रीकांत शर्मा। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से नियम समिति 2024-25 के प्रथम प्रतिवेदन जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन की कार्रवाई के समय सदस्यों को अवधि, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली एवं अंग्रेजी में अपनो संबोधन किए जावे के संबंध में उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2023 के नियम 282 में संशोधन से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, आज तुमते लाड़ लड़ावे को मन कर रहा है। वैसे तो तुमने बहुत अच्छे काम करे, पर ये काम बहुत जोरदार किया। यह काम पे हमारे जो छोटे बाल गोपाल अब जो धीरे धीरे बड़े है रहे, वो अपनी स्थानीय बोली पे जुड़ जा। अब ये कहा है कि भाई हम अपने घर में तो अपनी बोली ने बोले, पर जैसे ही चौखट से बाहर निकले तो हमें बोलने में थोड़ा संकोच हो, हम संकोच करें, अपनी बोलियां ना बोले। पर जी तुम्हारा जो प्रयास हत का है, याने हमारा मन बहुत अच्छा कर दियो। अब सदन में हम सवन के काज हैं, ये अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी स्थानीय बोली में अपना वक्तव्य दे सकें। और जो लोग हमें चुन के भेजे कहा है, भाई जब सुनेंगे तो बिन्नो अच्छा लगेगा कि हमारो जी लाला हमने चुन को भेजो का है। क्या बात, ये हमारी बोली में बोल लो वहां। तो मैं एक बार फिर, और वैसे तो हम ब्रजवासी ठाकुर ते ही लाड़ा लड़ा में अपने थे, राधा रानी ते ही लाड़ा लड़ा में, पर आज हमारो तुम ते लाड़ा लड़ावे को खूब मन करो। और याते हमारी अवधि को खूब प्रोत्साहन मिलेगो, हमारी भोजपुरी को खूब मिलेगो, हमारी बुंदेली को खूब मिलेगो, हमारी अवधि खूब मिलेगो। तो पूरे विश्व पटल पर हमारे उत्तर प्रदेश को इस सम्मान मिलेगा। और मैं तो प्रयास करूं, मैं जितने हमारे सम्मानीय सदस्य यहां बैठे का है, इन सबंते अनुरोध करूंगा, जाऊं जाओ, जितकू जाओ, जब मौका मिले बोलवे को अपनी बोली में बोलो। क्योंकि स्कूलों में तो हमारे बच्चा सब अंग्रेजी मीडियम में ज्यादा पढ़े, हम तो प्राइमरी में पढ़े। पर अब ज्यादातर चाहे पल्ले के हों चाहे इत के हों,
हम चाहे बोलें कछू, चाहे यहाँ हमारी कोई मजबूरी है सके राजनीतिक, चाहे बोले हम कछू, पर हमारे बच्चा जो है, ज्यादातर बच्चा अंग्रेजी में पढ़े। अब या प्रचलन पे अगर आपने शुरुआत करी का है, या ते कम हमारी जो नई पीढ़ी जो आ रही का है भाई, अपनी जड़न के जुड़वे को एक अच्छा अवसर मिलेगा। मैं एक बार फिर हृदय की गहराई पे आपको स्वागत करूं हूं, आपको अभिनंदन करूं हूं। राधे राधे। मनोज पांडे। अरे भाई हमको हम बोल रहे हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष हम बोल रहे हैं। आप बोलिए सर, आप खड़े हैं, आप बोलिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी कार्य संचालन नियमावली के 222 में 82 में संशोधन की बात रखी गई है, उसमें मैं 282 के अंतर्गत हमारी विधानसभा की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि रखा गया था। और ये बड़े संघर्षों के बाद, वो दिन आज़ादी के बाद आया था जब हम अपनी देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में यहाँ की बात करने के लिए व्यवस्था किया गया था। आज उसमें संशोधन किया जा रहा है। मैं पूरे संशोधन के विरोध में नहीं हूँ। हम कल भी बात किए थे और आज भी बात फिर हम कर रहे हैं। हमारी जो स्थानीय बोली है उसको आप रखें, हमारे संविधान में भी है, जो जिस भाषा में बोल सके बोल सके। लेकिन अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। अंग्रेजी ना तो हमारी मातृभाषा है, न हमारी सांस्कृतिक भाषा है, न हमारी स्थानीय बोली है। उसको इसमें रखने का मैंने कल भी ऐतराज़ किया था। और इसी संदर्भ में मैंने ये भी कहा था कि अगर इसमें बना ही रहे हैं तो इसमें संस्कृत को भी जोड़ दीजिए और उर्दू को भी जोड़ दीजिए। नहीं, हम अब ये छोड़िए। तो हमने कल कहा था, संस्कृत और उर्दू के लिए कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे। और ये भी कहा गया था कि ये कठपुतला पैदा करते हैं। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक। क्या वो कठपुतला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठपुतला थे? क्या ये यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठपुतला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग पढ़ने वाले कठपुतला हैं? तो मैं इस शब्द पर आज आपत्ति करता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे जितना कहिए, यहाँ कोई बोलेगा तो जो सुन के आए हैं, ये जो कॉन्वेंटी लड़के हैं, ये जो अंग्रेजी मीडियम के लड़के हैं, वही समझेंगे इस भाषा को। गांव के लोग जो इसको देखेंगे उसमें कोई समझेगा नहीं। इसलिए मैं बहुत कानूनी दावपेच की बात नहीं करता, न मैं संवैधानिक बवाह करता हूँ। वो हमारा जो अनुच्छेद 348 है उसके बंधों का अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की भाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में अंग्रेजी में किया जाएगा। तो हमारी राज्य की भाषा हिंदी है, तो इसे हिंदी में करना चाहिए। अंग्रेजी का कोई महत्व नहीं है। अंग्रेजी का मैं पढ़ने में विरोध नहीं करता। जिसको पढ़ना है अंग्रेजी पढ़े, वर्ड्सवर्थ का पढ़े, उनको शेक्सपियर के नाटक को पढ़े, हमारे वो जो और ग्रंथ हैं, चाहे कीट्स हो, शैली हो, इनकी कविताओं को पढ़ो। हम उसके विरोधी नहीं हैं। संस्कृत अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से हमारे इस विधानसभा में नई प्रक्रिया शुरू करना, मैं इसका विरोध करता हूं। और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर ये सब है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू से चिढ़ जाते हैं। मैं ये अब ये सब रखने का समय नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी को यहाँ न जोड़िए
अगर जोड़ना है तो आप संस्कृत को जोड़ दीजिए, जो हमारी भाषा है, जिस संस्कृत से सारे भाषाओं का उद्भव हुआ है, और उर्दू जोड़ दीजिए। उर्दू भी बड़ी पैमाने में बोला जाता। आला मुख्यमंत्री जी तो उर्दू पर नाराज हो जाते हैं कि इनका अपना एजेंडा है, जो आप चलाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर आग्रह करता हूँ कि अंग्रेजी का विरोध मैं करता हूँ, और यहाँ अंग्रेजी का प्रयोग सदन में करने के लिए संशोधन में इसे न रखा जाए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो है उनका हम बहुत सम्मान करते हैं मान्यवर। और जिस दिन नेता प्रतिपक्ष इस कुर्सी पर बैठे थे, उस दिन भी मैंने यही कहा था मान्यवर कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे सदन के लिए आदर का पात्र है। लेकिन मान्यवर, आपको वैसे कार्य मंत्रणा समिति की बात कोट नहीं की जाती मान्यवर। कार्य मंत्रणा समिति में जिस समय ये बात आई थी, ऑल पार्टी मीटिंग, ऑल पार्टी, सॉरी, दलीय नेताओं की बोल दिया, दलीय नेताओं की बैठक में जब ये बात आई थी मान्यवर, तब भी आदरणीय माता प्रसाद जी ने उस पर सहमति के बजाय उस पर विरोधी दिया था। और ख़ास तौर से जो बाकी भाषाएं थीं, चाहे वो बुंदेलखंडी हो, चाहे भोजपुरी हो या ब्रज भाषा हो, इसके बारे में भी उन्होंने यही कहा था कि ये हिंदी कमज़ोर होगी अगर इन भाषाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। मानवर, हिंदी को कमज़ोर करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, न सत्ता पक्ष का ये एजेंडा है मानवर। हम 100% हिंदी के पक्षधर हैं, और आज से नहीं बरसों से हैं मानवर। हमारी हिंदी राज्य की भाषा है, मातृभाषा है। और नई शिक्षा नीति में मानवर इस बात को खास तौर से कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन अपनी राज्य की भाषा में ही दी जाए। मानवर, ये हमारी पार्टी का जो एक स्पष्ट मत है, वो मैं इसलिए नई जो हमारी शिक्षा नीति आई उसमें स्पष्ट रूप से मानवर ये कहा भी गया है। रही बात अन्य भाषाओं की शामिल करने की, मानवर ऑप्शनल रूप से हम किसी भी चीज को अगर एक सुविधा हम दे रहे हैं तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए मानवर, किसी स्तर पर। क्यों कि जो हमारे चलन में, देखिए, हम पहले हम नियमों से चलते हैं, फिर परंपराओं से चलते हैं। लेकिन अगर हम अपना व्यवहार रोजमर्रा का देखें तो हर बात में नियम पालन नहीं कर सकते मान्यवर। हम व्यवहार ज्यादा पालन करते हैं, परंपराओं का पालन ज्यादा होता है। हम किस माहौल में रहे उस माहौल का प्रभाव ज्यादा हमारे ऊपर पड़ता है। हम एक भी चीज पे अगर विचार कर लें कि हम नियम और परंपरा, वो जो परंपराएं रहती हैं वही बाद में जाके कहीं ना कहीं नियम का स्थान ले लेती है मान्यवर। ये मेरा कहना है। इसलिए मान्यवर, हम बहुत सम्मान के साथ आपसे इस विनम्र निवेदन करते हैं कि जो भाषाएं यहाँ पर शामिल की जा रही हैं, आपने नियम समिति के माध्यम से जो प्रस्ताव लाए हैं मान्यवर, हम उसका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से इंग्लिश थोपी नहीं जाएगी। जब मैंने कल भी कहा था और आज फिर मैं उसको दोहरा रहा हूं कि इंग्लिश जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं रहे हैं, हम एक सुविधा दे रहे हैं कि अगर आप चाहें, क्योंकि हमारे जितने भी आज के इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उनसे ज्यादा हो रही है, उसमें ज्यादा उत्सुकता के साथ लोग एडमिशन ले रहे हैं। हमने इंग्लिश के टीचर रखे हैं, हम सरकारी स्कूलों में रखे, आपके जमाने में भी रखे गए, आपके जमाने में रखे गए, और उनको हम अलग से सब्जेक्ट के रूप में उनको हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए इसको यह कहना कि अंग्रेजी को बिल्कुल यहाँ से निकाल दो, ये मान्यवर, ये उचित नहीं है मान्यवर। इसलिए मैं माननीय माता प्रसाद जी की बात का खंडन भी करते हैं और असहमति भी व्यक्त करते हैं। और मैं और मेरा पूरा दल, माननीय नेता सदन तो बैठे हैं मान्यवर, नेता सदन भी जिस दिन से आपने ये विचार रखा, नेता सदन ने उसको स्वीकार किया मन से, और जैसे ही नेता सदन ने स्वीकार किया तब से आपने इसको कार्यान्वित करने का प्रयास किया। तो मैं नेता सदन को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम लोगों की भावनाओं का आदर किया। आज बुंदेलखंडी हो चाहे ब्रज के हो, अभी आप देखिए पूरा सदन
सुन रहा था कि जो घर में बोली जाती भाषा वो यहां पर बोल डीको लग रहे हो। ठीक कहा उन्होंने कि जैसे ही चौखट से बाहर निकलते हैं वैसे हम फॉर्मल हो जाते हैं। इसलिए मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो प्रस्ताव आप लाए हैं, माननीय नेता सदन बैठे हैं और क्या बोला उनकी निर्देश पर ही मैं आपके से खड़ा होकर पूरे सदन से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि ये प्रस्ताव उचित है और हम और हमारा दल इसका पूरी तरीके से मान्यवर इसका समर्थन करता है और किसी प्रकार से कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई जबरदस्ती इम्पोजिशन नहीं है। इस ये भावना को समझ लेना चाहिए, परिस्थिति बस ये किया जा रहा है। मैं इसमें एक मिनट मैं बोलता हूँ, मैं बुलाता हूँ। मेरा इसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो विषय कहा मैं उसके साथ अपने आप को संबद्ध करता हूँ। मेरा निवेदन था माननीय नेता प्रतिपक्ष से, यदि जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ उसको पढ़कर बोलते तो शायद उचित होता। जो उसमें जो नियमावली के नियम 282 के संबंध में था, तो नियम विद्यमान जो नियम था अभी तक उसमें नियम था कि संविधान के उपबंधों के अधीन सभा का कार्य हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में होगा। और जो संशोधित है उसको मैं पढ़ रहा हूँ कि इसमें उसको पूरी के यथावत रखा गया है, संविधान के उपबंधों के अधीन सभा का कार्य हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में ही होगा। वही लिखा हुआ जो था। अब आगे जो जोड़ा गया है, सदस्यगण अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली एवं अंग्रेजी में अपना संबोधन कर सकते हैं, करेंगे नहीं इनका, कर सकते हैं। उक्त समस्त भाषाओं बोलियों का भाषांतरण की सुविधा सदन में उपलब्ध होगी। एक बात ये, जो 5 भाषाएं जो नीचे तक जो अभी माननीय श्रीकांत जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए रखी, तो मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा तो लगा ही होगा, चाहे बोलो कुछ भी। उसमें बाकी मैं 4 लोगों से भी कहूँगा कि 2-2 मिनट अपनी बात कहें। और जो अंग्रेजी की बात है, आज हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की पहचान पूरे देश के साथ पूरी दुनिया में हो रही है। और कुछ ऐसे विषय जो पूरे देश में संदेशा देने, हम सुदूर केरल से लेकर कश्मीर तक हम उसको अंग्रेजी में भी बोलेंगे और दुनिया को मैसेज देने के लिए यहाँ से अंग्रेजी में उन्हीं की भाषा में उनको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। श्री मनोज पांडे, उड़ना तो मलयालम जोड़ दीजिए। बैठे। अरे अभी तक तो एक भी नहीं जोड़ी थी। अब अभी तक समरपाल जी, अरे बैठो तो सही, अरे बैठो तो सही, अरे बैठो तो। अब खड़े जुड़वा लेना चाहते हो क्या? कुछ नीचे लगा हुआ क्या? 1 मिनट में ऊपर माननीय हमारी बात सुनिए। माननीय मनोज पांडे जी, नियम समिति के द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव को अवधि में बोलना है तो बोलना का हम समर्थन भी करते हैं। अवधि में भी बोलेंगे, अवधि में भी नहीं, अवधि में बोलो। और हम कहा चाहिए थे माननीय अध्यक्ष जी कि जो रास्ता दिया गया इस विधानसभा को और जिस प्रस्ताव को हमने पढ़ा ध्यान से, जिसमें ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, अवधी, इस सब भाषाओं का एमा लावा गया है। हमका लागत है नहीं दादा, हम पूरा बोली थे बोलबे वही करीब थे। हम सब जब यहाँ सदन से जाए थे माननीय अध्यक्ष जी, और जब घर पहुंची थे तो 99% यही भाषा बोली थी। जितना जने यहाँ बैठा है सब जने यही बोला थे, चाहे पत्नी से, चाहे बच्चे से, चाहे लड़का से, चाहे नातेदार से, चाहे रिश्तेदार से, चाहे मेहरारू से। हमका बड़ा अचरज भाग और थोड़ा दुख भी भाग जी। भारत ये देश और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और दुनिया के कई देशों के बराबर है या उससे बड़ा है। इसमें कई भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे ब्रज हो, चाहे अवधी हो। और भाषाओं का अपना एक सम्मान है, उसके प्रति एक जुड़ाव है लोगों का। कल जब ये प्रस्ताव आया और ये प्रस्ताव पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलत रहे और जब कुछ जने एक विरोध करें
तो आप विश्वास करें अध्यक्ष जी, कम से कम 100 फोन हमारे पास आई, बुंदेलखंडों से आई, अवध क्षेत्रों से आई, ये जने कौन है जो हमारे भाषा के विरोध करता है, इनका वोट नहीं लेगा है, हम ही जीता है कि भेजे हैं। और हमका लागत है ठीक से पढ़बो नहीं भाई, अगर एक ठीक से पढ़े होते हैं तो कहीं अन्यथा शब्द नहीं आए मां। ये एक ऑप्शन दिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं उनकी भाषाओं का भी सम्मान बढ़े, उनका जुड़ाव उससे बढ़े। ये कहीं नहीं अनिवार्यता इसमें लिखा गया है कि नहीं इंग्लिश ही पढ़ना है। हो गया तो हम एक लिए आपका विषय आ गया। धन्यवाद मनोज जी। माननीय सदस्य केतकी 2 मिनट बोलेंगे, सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात करें। माननीय अध्यक्ष जी, समस्त सदन, हम आप सबके प्रणाम कल चाहतनी। अब बड़ा गर्व के साथ अध्यक्ष जी, हम अपन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपके विशेषकर धन्यवाद कल चाहतनी कि भोजपुरी लेखा भाषा के, खाली भोजपुरी ना, ए भैया जरा के ना बुझात होई तनी माइकवा लगा ली हा, अपन बटनवा दबा ली हा, ताकि बुझा जाओ हम का बोलत तनी। हमनी के भाषा जौन बा ना अध्यक्ष जी, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे अभी श्रीकांत शर्मा भैया बोलत रहूँन, जौन आपसे लाड़ लगावत रहूँन, तो इतना प्यारा भाषा बा हमनी के कर विरोध तो छोड़ी, हमके तो बुझात रहू कि विपक्ष आके गले लगा लिया आपके कि कितना बढ़िया आप काम कर रहे हो। पर बड़ा हमनी के बहुत आदरणीय नेता गले लगा नहीं रहे हैं, गले पड़ रहे हैं। आप ऐसा बोलनी है तो कष्ट लागल। हमनी के नया हई जा, आपसे सीखब जा, बढ़िया बोलब जा। पर हमनी के भाषा के भोजपुरी, अध्यक्ष जी, भोजपुरी जहाँ कहीं भी इंसानियत होई, ओइजा हमनी के उत्तर प्रदेश के कोनो न कोनो नागरिक होई, अब बड़ा गर्व से अपन भाषा ओइजा बोलत हो। तो हम तो आपके धन्यवाद कर चाहतनी, अपन सदन के धन्यवाद कर चाहतनी। एजा हमार भाई पत्रकार बंधु बालों, हम ई हो लोग से आग्रह कर चाहब कि तनी जोरदार एकरा के छापब जा आप सब कि हमनी के उत्तर प्रदेश में भी अब अपन भाषा बोलत नहीं जा। आ जेकरा के भाई सुने में दिक्कत बा, बोले में दिक्कत बा, कोनो बरियाई नहीं खे भैया, गलवा पे तलवारवा नहीं खे रखाई, तलवारवा बुझनी है जाना, तलवार की तलवारवा बोली, तो तलवारवा नहीं खे रखाई। हिंदी में बोले के बाद हिंदी में बोली हालों, भोजपुरी में बोले के बाद भोजपुरी में बोली हालों, और नहीं खे बोले के बाद चुपचाप अपन घरे जाइए हालों। जय हिंद, जय भारत। बुंदेलखंड के लिए कौन बोलेगा? बुंदेलखंड कोई बोलेगा? बुंदेलखंडी में ये नहीं, ये अतुल प्रधान ना बुंदेली है, ना ये है ना वो है। मैं देखिए एक जो बात वहां पर अभी पंकज मलिक जी कह रहे थे, पंकज मलिक जी कहाँ गए? चले गए। अभी बोल रहे थे यहाँ पर, वो आ गए कि वो हमारी भी रख ली जाए, हमारी भी रख ली जाए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी पंजाबी सबसे बाद में रखूंगा, पहले आपके रखूंगा। मत संख्या आज नियम 56 के अंतर्गत आ गया, विषय आ गया, अब विषय आ गया, अब विषय आ गया। नहीं क्या बोलना है आपने? नहीं क्या विषय आ गया? देखिए मैंने आज उन्हीं लोगों को अवसर दिया जो उन 5 भाषाओं में बोल रहे थे। अगर आपको उन 5 भाषाओं में कुछ कहना क्या है बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि कल माननीय नेता विरोधी दल ने किसी भी अवधि जो है भोजपुरी, बुंदेलखंडी, इन सारी लैंग्वेज भाषाओं का कोई विरोध नहीं किया। जहां तक सवाल नेता प्रतिपक्ष ने बात बता दी, अपनी बात कह रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष ने बात बता दी का था। अंग्रेजी भाषा का विरोध समाजवादी लोग पहले से भी करते रहे और उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मेरा बात सुनिए, हमारे माननीय नेता जो समाजवादी पार्टी के हैं, जहां से पढ़ के आए वहां हिंदी चलती नहीं थी। मेरी बात तो सुन लें। जहां तक सवाल था कि नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि उसमें संस्कृत और उर्दू को शामिल कर लिया जाए। चलिए, आपने बताया सदन के अंदर कल जो राज्यपाल महोदया का जो अभिभाषण है, अगर उसको भी उठा के पढ़ लिया जाए तो उसमें भी तमाम, अभी राज्यपाल के भाषण पे चर्चा होगी तो आप एक मिनट अध्यक्ष जी, नहीं, उसमें तमाम ऐसे शब्द जो हैं उर्दू के लिखे गए और हमारे नेता चलिए धन्यवाद। चलिए माइक बंद करें। आज नियम 56 के अंतर्गत
आज नियम 56 दीजिए दुबे जी। अरे बहुत पहले समय था, कुछ किया नहीं, अब कुछ कर रहे हैं तो आगे चलने दो। कहाँ है, कहाँ रखा था? हाँ, और क्या है? कार मंत्रालय के नीचे है ही नहीं, कार मंत्रालय तो कुछ है ही नहीं। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद। नहीं हो गया, चलिए आप इनका माइक बंद करें। आज नियम 56 के अंतर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त। नो, नॉट अलाउड। अब जो हो गया बैठिए। बहुत सारा कुछ कर लिया गया होता तो। माननीय नियम 56 के अंतर्गत कुछ 11 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 3 माननीय सदस्यों की पार्टी की श्री माता प्रसाद जी पांडे, डॉक्टर संग्राम यादव, डॉक्टर आर के वर्मा, श्री ओम प्रकाश, मनोज वारस, श्री पंकज पटेल, श्री संदीप पटेल, श्री राकेश यादव, श्री रविदास मल्होत्रा जी। एक सूचना इनकी है। दूसरी श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी की है। तीसरी श्री मनोज पांडे जी की है। ये सुनी जाएगी, एक विषय को लेकर है, प्रयागराज में कुंभ से संबंधित, और उसके बाद वाली सूचना श्री कमाल अख्तर जी के, इसके बाद वो सुनी जाएगी। इसमें समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बोलेंगे क्या? 2 सदस्य कोई भी बोला, विषय के ऊपर बोलिए प्लीज। माननीय डॉक्टर आर के वर्मा महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से कार्यस्थगन के प्रस्ताव पर जो महाकुंभ क्षेत्र में हुई भगदड़ और भगदड़ के परिणाम से हुई मौत, और साथ ही साथ जो श्रद्धालु महाकुंभ को आ रहे थे या वहां से प्रस्थान कर रहे थे, रास्ते में वो दुर्घटनाग्रस्त हुए, और वह कर्मचारी जो महाकुंभ क्षेत्र में सेवाएं दे रहे थे, बड़े पैमाने पर उनकी भी मौतें हुई। सरकार ने उन सभी मौतों का सरकारी आंकड़ा न जारी करके केवल 30 की संख्या जारी करके बाकी श्रद्धालुओं, उनके परिवारजनों के साथ न्याय नहीं किया है। महोदय, इस बात को लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। मैं महाकुंभ के बारे में, महोदय, पूरा सदन जानता है कि ये सदियों से इसका आयोजन होता रहा है। इसके दृष्टांत वैदिक, पौराणिक, ऐतिहासिक रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से गुप्त वंश में, मौर्य वंश में, सम्राट हर्षवर्धन के कालखंड में इसकी भव्य दिव्यता के साथ धार्मिक आयोजन के दृष्टांत हमें मिलते हैं। महोदय, हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक समरसता, सर्वधर्म संभाव, पौराणिक और वैदिक परंपरा, भारतीय अध्यात्म की गौरवगाथा, धार्मिक आस्था पूरी दुनिया के लिए एक अनूठी मिसाल है, एक अद्वितीय मिसाल है। और मान्यता भी है। मान्यता यह है कि महाकुंभ एक ऐसी तपोयज्ञ भूमि है जहां पर जाने वाला व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, दंभ, चोरी, ईर्ष्या, अहंकार, छुआछूत, भेदभाव जैसे मानसिक पापों की आहुति जब देता है तो उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन मान्यवर, हुआ क्या? उस आयोजन में हुआ क्या? सरकार घबराई हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम से, और माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के हुंकार से घबराई हुई थी। और उस घबराहट में जिन मानसिक विकारों की आहुति देनी चाहिए थी, सरकार और प्रशासन लोभ, मोह में, अहंकार के वशीभूत होकर के उस धार्मिक आयोजन को एक ऐसा इवेंट बनाने का प्रयास किया जो सरकार की महिमा मंडन, सरकार का प्रचार प्रसार करने का एक माध्यम बन गया। और
वहां पर तैनात जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो तुष्टीकरण की इस हालात में चले गए कि उन्होंने वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया, वीवीआईपी की आवाभगत करने में अपना पूरा समय बर्बाद करने का काम किया, जिसका परिणाम कुप्रबंधन रहा। वहाँ पर इनपुट आउटपुट का ध्यान नहीं रखा गया कि उस जियोग्राफिकल एरिया में जो जितना मास आया है वो कितना आ रहा है, कितना बाहर निकल रहा है, इसके प्रबंधन पर कोई ख्याल नहीं रखा गया। और लिहाजा जो भगदड़ हुई, सरकार ने कहा था कि हमने कई हजार ड्रोन कैमरे लगाए, कई हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। संगम के नोच पर जो घटना हुई अधिकारियों ने उसको स्वीकार किया, लेकिन अभी तक एक भी वीडियो फुटेज उसका जारी नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया। जो झूसी के क्षेत्र में हुई, जो प्लांटून पुल टूटा, जो वहाँ पर घटना हुई, उसको भी स्वीकार करने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि लगातार वहाँ के पूज्य संतों को भी ये गुमराह करने का प्रयास किया गया कि लोग अफवाहों पर ना ध्यान दें, शाही स्नान करें। कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। जब पूज्य संतों ने शाही स्नान कर लिया और घटना के 19 घंटे के बाद जब अधिकृत रूप से यह घोषणा हुई कि 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, तो संत भी सन्न रह गए, उनको भी प्रायश्चित करने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हमें पहले बता दिया गया होता तो कम से कम हम उनकी आत्मा की शांति के लिए व्रत उपवास रख करके हम गंगा स्नान करने का काम करते, यह पाप किया गया। मानवर बहुत जल्द मैं अपनी बात को समय सीमा के भीतर रह करके खत्म करूंगा। तुष्टीकरण के हालात तो ये हो गए कि जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा ऐसी ऐसी बातें कही गई, एक धर्म विशेष के समुदाय को टारगेट करके कहा गया कि इनको यहाँ पर आना वर्जित है। मानवर हम सब लोग जानते हैं कि हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत जो हमें मिली है, इसकी पहचान पूरी दुनिया में जो जिस बात पर बनी है, आप सबको ध्यान होगा कि स्वामी विवेकानंद जी जब 18 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो की धरती पर जब गए थे और जब वहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो उन्होंने पहली बात कहा था कि भाइयों और बहनों, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से हूँ जिस देश ने दुनिया के सारे धर्मों को शरण देने का काम किया है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूँ जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकारता का पाठ पढ़ाने का काम किया है। और इस बात को लेकर के पूरी दुनिया से समर्थन मिला। और वह स्वामी विवेकानंद जो भारतीय अध्यात्म की गौरव गाथा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिस विरासत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उसका सम्मान, उसका गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया। लेकिन हम कहाँ चले गए? हम इतनी दकियानुसी विचारधारा में आ गए, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। सारे लोग मिलजुल करके वहाँ पर व्यवसाय करने का काम करते थे, सामाजिक भाईचारा, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का काम करते थे। इसीलिए हमारा अध्यात्म जो वसुधैव कुटुम्बकम का नारा दिया कि अयम निजः परो वेति गणना लक्षेत श्याम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, इसी बात के लिए कहा गया और यही हमारी पहचान है। महोदय, जो वहाँ पर बहुत थोड़ी सी बात, जो वहाँ पर कुप्रबंधन हुआ है, बड़े बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों का अनियंत्रित मुनाफेखोरी का व्यवसाय बढ़ाने का काम किया गया। वहाँ पर 2-2 रात रुकने का, कॉटेज का किराया 2.5 लाख रुपया वसूलने का काम किया गया। वहाँ पर जो बड़े बड़े होटल थे जिनका 5,000 रुपये का एक रात का किराया होता था, उन्होंने 50 हजार रुपये का किराया वसूलने का काम किया गया। जो एयरलाइंस मुंबई से प्रयागराज जाती थी, जिसका किराया 5,000 रुपये होता था, उन लोगों ने 50 हजार रुपये एक एक यात्रियों से वसूलने का काम किया। सरकार ने उन पर अंकुश लगाने का काम नहीं किया। वहीं पर स्थानीय प्रयागराज वासी जो गरीब था, मजदूर था, बेरोजगार था, जिसने अपने मोटरसाइकिल से यात्रियों को पहुंचाया, जिसने ऑटो रिक्शा से लोगों को पहुंचाया, अगर 20 रुपए किराया ज्यादा लिया तो वहां के प्रशासन ने गाड़ी को सीज कर उन लोगों को जेल की सलाखों के भीतर भी डालने का काम किया। लेकिन उन उद्योगपतियों की मुनाफाखोरी पर, उन कंपनियों की मुनाफाखोरी पर सरकार ने कोई कदम उठाने का काम नहीं किया। मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं प्रयागराज वासियों को, जब सरकार ने कोई सुविधा
सुविधा नहीं दी, चाहे वहाँ का हिंदू हो, चाहे वहाँ का सिख हो, चाहे वहाँ का बौद्ध हो और चाहे वहाँ के जैनी हो, उन सब लोगों ने लंगर लगा करके वहाँ पर 20-20 किलोमीटर पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं की भूख मिटाने का काम किया, उनको विश्राम दिलाने का काम किया। और वहीं पर मुसलमान भाइयों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपने मंदिर, अपने मस्जिद के दरवाजे खोले, इमाम बाड़ों के दरवाजे खोले, अपने घरों में विश्राम कराया, उनके भोजन पानी की व्यवस्था देने का काम किया। माननीय, और मैं आपके माध्यम से सरकार से एक मांग मैं करता हूं कि ऐसे सभी श्रद्धालु हमारे पास सरकारी वीडियो फुटेज हैं, उनको सार्वजनिक करके एक पोर्टल बना करके पूरे देश में ये सूचना जाए कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए थे अभी तक लापता हैं, या जो श्रद्धालु नहीं पहुंचे, हो सकता है उनकी मौत हो गई हो, उनका सही आंकड़ा निकालने के लिए सार्वजनिक पोर्टल पर वह स्वतः अपनी गुमशुदगी को दर्ज कराए और सरकार उनका परीक्षण करा करके उनको मृतकों की सूची में लाने का काम करे। अगर उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, अगर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो उनकी संपत्तियों में तरह तरह का विवाद होगा, उनके परिवारीजनों को न जाने कितने संकटों का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर वर्मा। आपके माध्यम से मैं केवल एक अपील में करना चाहूंगा कि वह हृदय विदारक घटना जब हम सब लोग याद करते हैं, जहां पर एक और जिन्होंने अपने पिता खोया, माता खोया, बेटी खोया, बेटा खोया, जहां पर कुंदन हो रहा था, विलाप हो रहा था, वहीं पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा गलत बयानबाजी की वजह से एक तरफ भंडारे और प्रसाद वितरण का काम हो रहा था, दोनों विरोधाभासी चीजें हो रही थी। इसलिए माननीय, मैं आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि सरकार ऐसे सभी मृतक श्रद्धालुओं का आंकड़ा जारी करके उनके परिवारीजनों तक मुआवजे की राशि पहुंचाने का काम करे। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये दो लोग बोलेंगे, दो लोग बोलेंगे। नहीं, प्रदीप जी आपका नाम नहीं है, प्रदीप जी आपका नाम नहीं है। एक वैसे 10 मिनट था, लेकिन 10 मिनट डॉक्टर वर्मा ने ले लिए। एक दूसरे कोई भी सदस्य जिनको आप चाहें वो बोल सकते हैं। 5 मिनट आप बोलेंगे। नहीं, आपका नाम ही नहीं है तो आधा मिनट भी नहीं ना। आभार प्रकट करते हैं। हाँ, देखिए कि महाकुंभ के आयोजन के कुप्रबंधन के संबंध में जो हमने नियम 56 के अंतर्गत आपको सूचना दी थी, मानवर आप उस पर हमें बोलने का अवसर दिए। मानवर, कुंभ का आयोजन बहुत पुरानी व्यवस्था के तहत हमेशा, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, मानवर को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम किया। आज दुनिया का सबसे बड़ा, अगर देखा जाए मानवर, तो हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला दुनिया के अंदर वो प्रयागराज के अंदर होता है। प्रयागराज की महिमा के बारे में मानवर बहुत पहले हमारे पुराणों में कहा गया था कि को कही सकहि प्रयाग प्रभाऊ अब कलश कुंज कुंजर विराम। ऐसी प्रयागराज की धरती जहां गंगा अपने आप को जमुना में समर्पित करती है और जमुना अपने आप को गंगा में समर्पित करती है। मानवर, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि हम नदियों के मिलने के बाद जो एक तीसरी धारा, जो ज्ञान की धारा है, सरस्वती की धारा है, उस पे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है। मानवर, लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस भव्य कुंभ के लिए उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार ने पूरे दुनिया के अंदर निमंत्रण बांटा, देश के अंदर निमंत्रण बांटा और बार बार होर्डिंग्स लगाया कि कुंभ खले, प्रयागराज चले। मॉल से लेकर के चौराहे पर हर जगह, जो कि निमंत्रण बांटने की कोई परंपरा नहीं रही है, फिर भी आपने किया, हमें उस पर कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन महोदय, आज से नहीं, 2013 में जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी समाजवादी पार्टी की सरकार में कुंभ कराने का उन्हें भी गौरव हासिल था। मानवर, उस कुंभ के आयोजन को लेकर के दुनिया का जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हार्वर्ड ने खुद शोध पत्र अपना प्रस्तुत किया था। लेकिन आज मानवर, 28 तारीख और 29 के अंदर शुभ मुहूर्त में जिस तरह का भगदड़ मची और उस भगदड़ में जो श्रद्धालुओं की जान गई, मानवर, हमें बहुत दुख है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, डिजिटल कुंभ है। अगर डिजिटल कुंभ में आखिर वो कौन से कारण थे कि बार बार आपका प्रशासनिक अमला कहता रहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, अफवाहों पर ध्यान ना दे। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने उन घायल श्रद्धालुओं के प्रति, देश के प्रधानमंत्री ने जो गंगा मैया के यहाँ पुण्य फल के लिए स्नान करने गए थे, उस हादसे पे दुख